नमस्कार। आज हम अपक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अपक्ष होता क्या है और इसकी क्या क्या परिभाषा है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। अपक्ष चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष का स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान के चूर्ण के परिवहन को भी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अपर्दन की जो क्रिया होती है, जिसमें टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े हैं तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ कटाव की जो सम्मिलित क्रिया होती है, उसे अनाच्छादन के रूप में सम्मिलित किया जाता है। और अनाच्छादन जो होता है उसमें अपक्ष तथा अपर्दन दोनों क्रियाओं का समावेश किया जाता है। इस प्रकार अपक्ष केवल स्थितिक क्रिया है तथा अपर्दन गतिशील क्रिया है, और इन दोनों का सम्मिलित जो रूप होती है वो अनाच्छादन है, जिसमें स्थितिक और गतिशील दोनों क्रियाओं का योग शामिल होता है। कुछ परिभाषाओं पे जैसे मैं चर्चा डालना चाहूंगा कि अपक्ष उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो विभिन्न चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती है। इसी तरह पृथ्वी की सतह पर जो प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्ष की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब हम मुख्य रूप से इसमें बात करें तो जो अपक्ष होता है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक मुख्य रूप से होते हैं। कुछ कारक मुख्य रूप से जैसे मैंने इसमें शामिल किए हैं, जैसे चट्टान का संगठन है, संरचना है, स्थल का ढाल का स्वभाव है, और जलवायु गतिविधियां हैं, वनस्पति का प्रभाव है। ये सारे इसमें अपक्ष को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बात करना चाहूँगा चट्टान का जो संगठन है वो किस तरह से है, इसकी संरचना किस तरह से है। संरचना की हम बात करें तो अपक्ष के लिए प्रस्तुत जो धरातलीय संरचनात्मक भिन्नता, असमान जलवायु, ऊंचावची ढाल, अन्य कारकों की स्थिति में असमान या भिन्नता जो देखने को मिलती है वो अपक्ष को उत्पन्न करती है। धरातलीय संरचना की दृष्टि से तीन तरह की इसमें प्रकार को हम शामिल करते हैं, जिनमें कणों की प्रकृति होती है, परतों का जो चट्टानों की परत होती है उनका स्तर किस तरह का होता है, और चट्टानों की जो संध्या होती है वो किस तरह की होती है, वो इसमें शामिल करते हैं। कणों की बात करें तो धरातलीय या चट्टानी सतह पर आग्नेय जैसे कठोर चट्टानों से निर्मित जो चट्टान है उसका मंद अपक्ष क्रिया संपन्न होती है उसमें। इसी तरह जबकि परतदार और औषधि चट्टानों में अपेक्षाकृत तीव्र अपक्ष की क्रिया होती है। और जो गहरे रंग के कारण जो चट्टानी सतह पर अधिक होती है वो हल्के रंग के कणों की अपेक्षा ये तापीय जो प्रसार होता है वो अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा रखते हैं। अब हम परतों का जो स्तर की बात करें तो यदि कठोर व कोमल चट्टानों के क्रमिक जो रूप होता है धरातलीय सतह की लंबवत रूप में पाया जाता है तो असमान अपक्ष के परिणामतः उत्खात जो स्थलाकृतियों का विशेषतः इसमें निर्माण होता है। जबकि कठोर व मुलायम चट्टानों की जो परतें होती हैं वो क्रमिक रूप से सतह के क्षैतिज समानांतर रूप में होती हैं, तो एक समान अपक्ष लगभग सतह का निर्माण करता है। इसी तरह हम बात करें जो संधियां होती है, जब किसी धरातली सतह पर जो अधिक संधियां व रंध्र पाए जाते हैं तो इसी दशा में तापीय प्रसार जैसे पाला है, तुषार प्रक्रम है आदि से अपक्षकारी जो घटनाक्रम होता है वो तेज गति से होता है या तीव्र गति से होता है। जबकि कम संधि और रंध्र युक्त वाली चट्टान में इस तरह की अपक्षकारी जो क्रिया होती है वो कम होती है। फिर हम बात करते हैं इनकी जो ऊंचाऊंची ढाल होता है। किसी भी धरातलीय सतह में सामान्य से तीव्र ढाल होने पर ऊपरी सतह की जो अपक्षित मलबा का शीघ्र ही स्थानांतरण हो जाता है, जिससे प्रत्येक बार नई अनावृत सतह दिखाई देती है अपक्ष जो अपक्ष और अपर्दन हेतु प्रस्तुत रहती है। उसका अपक्ष भी ज्यादा होता है। जबकि समतल सतह पर अपक्षित मलबा है निचली सतहों को अपक्ष हेतु एक तरह का संरक्षण प्रदान करता है, वो उनको बचाव करता है, उनको रोकता है अपक्ष होने से। अब हम बात करें जो जलवायु कारक होता है। जलवायु कारक में असमान जो जलवायु दशाओं में यदि समान ऊंचाऊंची ढाल है, संरचनात्मक व अन्य कई कारक की जो स्थितियां हो तो असमान अपक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि चूना पत्थर से जो युक्त चट्टानी सतह होती है या जो शुष्क मृदुली क्षेत्र में अत्यंत मंद गति की दशा इसमें रखती है,
जबकि ऐसे ही सतह आर्द्र प्रदेशों में तीव्र अपक्षय को प्राप्त करती है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने जैसे देता हूं कि लोहे युक्त चट्टानें आर्द्र प्रदेशों में आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर तीव्र अपक्षित हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें मुख्य जो दूसरा इसका कारक है वो जैविक कारक है। जैविक कारक में 2 कारकों का हम मुख्य रूप से जो शामिल करते हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं। इनमें एक पादप वर्ग होता है और दूसरा जीव वर्ग होता है। पादप वर्ग जो होता है वनस्पति का आवरण और उसकी जो जड़ें होती है विशिष्ट दशा में कठोर धरातलीय सतह को ढीला कर देती है, जिससे सामान्य अपक्षय तेज गति से हो जाता है या तीव्र गति से हो जाता है। उदाहरण के लिए बड़े जो वृक्ष होते हैं वो अपनी जड़ों को कठोर से कठोर चट्टानों में भी चटकने उत्पन्न कर प्रवेश करा देते हैं। इसमें जैसे लीचेन है, लाइकेन है, जैसे सूक्ष्म वनस्पति चट्टानी है जो ऊपरी सतह को अपक्षय हेतु प्रस्तुत करती है और इससे निर्मित जो कार्बनिक अम्ल भी चट्टानी सतह में क्षरण उत्पन्न कर देता है और अपक्षय की स्थिति को लागू करता है। दूसरा, वनस्पति का जो आवरण है उसकी जड़ें हैं क्रम से अपनी ऊपरी जो सतह होती है वह भीतरी मृदा संगठन को भी संरक्षित करती रहती है। तीव्र वर्षा की बौछारें जो होती हैं वो वनस्पति आवरण मंद या कमजोर कर देता है और जड़ें मृदा के कणों को जो जड़ें रखती है उनको ढीला करती है, जिससे भी अपक्षय की स्थिति बनती है। जीव वर्ग की बात करें तो जीव वर्ग कुछ अति सूक्ष्म बैक्टीरिया अपक्षय को सामान्य की अपेक्षा तीव्र कार्य करने में सक्षम होते हैं। जैसे लिगुनियस है, फलीयुक्त पौधों में पाए जाने वाला राइबोजियम है नामक बैक्टीरिया समीप की जो मृदा वायु में अनेक तरह के नाइट्रोजन पृथक कर नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जिससे संबंधित मृदा संगठन कमजोर हो जाती है और अपक्षय को प्रभावित करती है। जैसे कई बार देखते हैं कि छोटे जो जीव होते हैं कठोर मृदा सतह में बिल आदि बनाकर अपक्षय हेतु आसान सतह उपलब्ध करवाते हैं। जैसे दीमक हैं, चिंटी हैं, चूहे आदि जो धरातली सतह को कमजोर करना, इसको हम शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपक्षय के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से हम प्रकारों की बात करें तो इसमें भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय को हम इसमें शामिल करते हैं। कुछ इसमें प्राणी वर्गीय अपक्षय को अलग प्रकार से भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं भौतिक अपक्षय की बात करूं तो इसमें कुछ कई तरह के उप विभाग इसको हमें देखने के मिलते हैं। जैसे तापमान के कारण होते हैं, वायु दाब के कारण होते हैं, दाब मुक्ति के कारण होते हैं, जल गति क्रिया के कारण होते हैं और तुषार प्रक्रम के कारण होते हैं। इससे चट्टानों के जो कण होते हैं वो ढीले हो पड़ जाते हैं और ये अपक्षय के को प्रभावित करते हैं और उसके गति को बढ़ाते हैं। सामान्य हम बात करें तो अपक्षय जो भौतिक अपक्षय की बात करें तो विभिन्न जो भौतिक कारकों के द्वारा कठोर जो चट्टानी सतह होती है उस पर जो क्षरण कर से विघटनकारी प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे स्थानिक मलबा चूर्ण का निर्माण हो जाता है और इसके कई तरह के कारण इसमें होता है। मुख्यतः हम बात करें तो तापमान के कारण किस तरह से होता है कि उच्च तापमान के कारण दिन में जो चट्टान की सतह होती है ऊपरी सतह का प्रसार होता है, जबकि रात्रि के दौरान उसी चट्टान में संकुचन की दशा बनती है, जिससे यह सतह निरंतर ढीली होती जाती है और सामान्यतः किसी रात्रि में अचानक यह ऊपरी सतह चट्टानी सतह निचली सतह से तेज आवाज के साथ पृथक हो जाती है, जिसे फ्लैंकिंग की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार जब ताप और अन्य कारकों से चट्टानी का धरातलीय भाग का परत दर परत उखड़ना जारी रहता है, जिसको अपदलन या अपसलन या एक्सप्लोरेशन की क्रिया भी कहते हैं, इससे भी चट्टान का अपक्षय होता है। दूसरी हम बात करें तो जो वायुदाब के कारण जो भौतिक अपक्षय होता है ये सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में तेज से बहने वाली हवा जो होती है ये ऊपरी जो ढीली ऊपरी सतह जो होती है उसके नीचे प्रवेश कर जाती है और ऊपरी भाग को मुक्त कर दाब के कारण उस भाग को तेजी से उखाड़ देती है। फिर हम बात करें वायुदाब मुक्ति के कारण तो किसी भी चट्टान की सतह जो होती है ऊपरी परत अपसल्कित हो जाती है या उखड़ जाती है तो ये निचली परत से दाब मुक्त कर देती है, निचली परत को दाब मुक्त कर देती है क्योंकि उसके ऊपर दबाव कम हो जाता है, जिससे आगे चलकर ये निचली जो परत होती है वो शीघ्र ही अपसल्कन की स्थिति में आ जाती है। इस तरह ये एक गोलाकार चट्टान के रूप में गोलीय अपक्षय जिसको कहते हैं वो प्रारंभ कर देती है और चट्टान का अपक्षय शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं जल गति जो क्रिया होती है वो क्या होती है। जल की जो प्रसार शक्ति होती है, प्रहार शक्ति होती है, कठोर चट्टानी सतहों को ढीला करने या कमजोर कर देती है, जिससे अन्य प्रकार के कारक भी अपक्षय को इसमें प्रभावी बना देते हैं। आखिरी जो भौतिक अपक्षय में हम मुख्य रूप से देखते हैं तो वो है तुषार प्रक्रम जो होता है। यह मुख्यतः
ठंडे प्रदेशों में मुख्यतः ज्यादा देखने को मिलता है, या ऐसे शीत प्रदेशों में ज्यादा देखने पर जहां दिन और रात के तापमान में मुख्यतः अंतर अपने को देखने को मिले। जब चट्टानी दरारें या संधियों में ओस का जो जल होता है वो उसमें प्रवेश कर जाता है, हिमांक बिंदु प्राप्त होने पर वो पाला पड़ने के साथ ही अपने आयतन में प्रसार के कारण जो दरारें होती है उनको चौड़ी कर देता है, और अगली रात्रि में जब ये प्रक्रिया बारंबार दोहराई जाती है, इससे जो सतह होती है वो चौड़ी होती है और दरारें युक्त होकर ढीली होकर अपक्षयित हो जाती है या टुकड़े हो जाते हैं। इसको हम तुषार उपखंडन, तुषार प्रक्रम भी कहते हैं या तुषार विखंडन भी कहते हैं, जो चट्टानों को अपक्षय में सहायक होती है। अब हम बात करें रासायनिक अपक्षय की, कि जब धरातलीय सतह पर विद्वान किसी विशिष्ट तत्व जल के साथ क्रिया करके अपघटनकारी दशा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति अनाच्छादनात्मक जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं या कहलाती है। और इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे हाइड्रोजेशन होता है या जलयोजन जिसको कहते हैं। वर्षा या सतह का जो प्रवाहित जल होता है जब किसी चट्टान के विशिष्ट तत्व के साथ जुड़ता है या अभिक्रिया करके नया तत्व बनाता है तो इसे जलयोजन कहते हैं। इस प्रकार कठोर चट्टान से नवनिर्मित तत्व पृथक होकर उस चट्टान को कमजोर कर देते हैं। इसी तरह हम इसमें देखें कि ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण जिसको कहते हैं, वर्षा या किसी सतह का प्रवाहित जल जब लोहा युक्त चट्टानों से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन का जो फोरिक या आयरन के साथ जो योजन होता है इसे मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये आयरन ऑक्साइड कठोर चट्टान से पृथक होकर उसे कमजोर बना देता है। फिर हम बात करते हैं कार्बोनीकरण की, तो वर्षा या सतही का जो प्रवाहित जल होता है जब ये वायुमंडलीय युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइमस्टोन या डोलामाइन के साथ अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है तो उसके विशिष्ट तत्वों के साथ योजित हो जाता है। इसे कार्बोनीकरण की विधि कहते हैं, जिसके कारण ये विशिष्ट चट्टानों इनमें नवनिर्मित तत्वों से पृथक होने से कमजोर हो जाती है और अपक्षय का निर्माण करती है। आखिरी हम बात करें सिलिका जो पृथक्करण होती है, सिलिका युक्त चट्टानों की जो सिलिका जल के साथ पृथक हो जाती है और यह एक निक्षेपित नए तत्व का निर्माण करती है। इस प्रकार यह चट्टान निरंतर कठोर होती जाती है। सिलिका के द्वारा जो निक्षेपण से अपेक्षित कठोर चट्टानें, परतदार चट्टानें या औषधि चट्टानों का निर्माण होता है। आखिरी हम अब जो अपक्षय का जो प्रकार है वो है जैविक अपक्षय जिसको हम कहते हैं। इसके भी 2 भाग हैं, पादप अपक्षय और जीव वर्ग का अपक्षय इसमें हम शामिल करते हैं। पादप वर्ग जो होता है वो वनस्पति का आवरण और उसकी जो जड़ें विशिष्ट दशा में कठोर धरातलीय सतह को ढीला कर देती हैं, जिससे सामान्य अपक्षय तेज गति से हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी बड़े वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो कठोर से कठोर चट्टान को भी अपने चटका कर उसमें प्रवेश करा देती हैं, जिससे कि उस चट्टान का अपक्षय शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जीव वर्ग की हम बात करें तो कुछ अति सूक्ष्म बैक्टीरिया जो होते हैं जो अपक्षय को सामान्य की अपेक्षा तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होते हैं। जैसे फलयुक्त पौधों में पाए जाने वाला राइबोजियम होता है, लिगुनियस नामक वायरस होता है। इस तरह के कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को अलग करके चट्टानों को संगठन का कमजोर करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो अपक्षय होता है वो जैविक, रासायनिक और भौतिक तीनों प्रकार से होता है और चट्टानों को तोड़ के इनका अपक्षय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।